आगाज में आपको बताएं कि बहुत हो गई मौज मस्ती, सैर सपाटे, अब काम पर वापसी। ईद उल फितर की तातीलात खत्म होने के बाद कराची में सेक्रेटरीट, सरकारी दफातर और तालीमी इदारे खुल गए। तमाम बैंक और मालियाती इदारे आज शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। कारोबारी मराकज़ की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। अब काम पर वापसी का सिलसिला जारी है। ईद उल फितर की तातीलात खत्म होने के बाद कराची में सेक्रेटरीट, सरकारी दफातर और तालीमी इदारे खुल गए हैं। तमाम बैंक्स और मालियाती इदारे आज शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। कारोबारी मराकज़ की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। मीठी ईद की छुट्टियां खत्म हो जाएं तो आबाई इलाकों में ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद परदेसियों ने वापसी का सामान बांध लिया। सरकारी और निजी मुलाजमीन और शहरियों की वापसी शुरू हो गई। बस, वैगन अड्डे, रेलवे स्टेशन पर रश हो गया। हुकूमत ने ईद पर 5 छुट्टियां दी थी, जिससे मुलाजमीन को ईद की तातीलात अपने आबाई इलाकों में जाकर अपने अजीज़ो अकारब के साथ मनाने का मौका मैसर आया और इनकी ईद की खुशियां दोबाला हो गई। ईद तातीलात के बाद रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया। एक दिन में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपया 6 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 186 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। ईद तातीलात के बाद रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर महंगा हो गया है। एक दिन में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 6 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 186 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। डॉलर 185.69 रुपये से बढ़कर 186.75 रुपये पर पहुंच गया है और ईद से कबल इंटरबैंक में डॉलर 185.69 पर बंद हुआ था। और आपको बता रहे हैं, ईद तातीलात के बाद रुपये पर दबाव फिर बढ़ गया है और डॉलर महंगा हो गया है। एक दिन में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 6 पैसे महंगा हो गया है। ईद से कबल अगर बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर 185.69 रुपये पर बंद हुआ था। आपको बता रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया है। एक दिन में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 6 पैसे महंगा हो गया है। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो कराची में मौसम गर्म है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा पहुंचा है। शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने आज पारा ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की पेशगोई कर रखी है। हवा में नमी का तनासब 66% रिकॉर्ड किया गया है। शहर में 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरबी हवाएं भी चल रही हैं। कराची में मौसम गर्म है। मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 34 डिग्री तक पहुंच चुका है। आगे बढ़े आपको बताते हैं, कराची में मुमकिना बारिशों के पेश नज़र डेंगू का खतरा बढ़ गया है। तिबी माहिरीन का कहना है कि घरों में पानी के बर्तनों को ढांप कर रखें, जबकि घरों के बाहर जमा होने वाले पानी पर मिट्टी का तेल छिड़क दें। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी डॉक्टर सोमिया इकदार के साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद जानेंगे। इरफान, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर का? जी बिल्कुल, वैसे तो डेंगू के हवाले से हालत किसी हद तक साजगार है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और बारिशों के फौरी बाद जो डेंगू वायरस है वो सर उठाता है, लोगों को निशाना बनाता है, उसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं बल्कि अमवात भी सामने आती है। मेरे साथ डॉक्टर सोमिया इकतदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं डेंगू के हवाले से और लोग क्या एहतियात कर सकते हैं? कि अभी तो मौसम क्योंकि थोड़ा गर्म है तो डेंगू के केसेस इतने ज़्यादा सामने नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही मानसून पीरियड शुरू होता है उसके फ़ौरन बाद, जो कि जुलाई के एंड से शुरू हो के फिर अक्टूबर के एंड और नवंबर तक हमारे पास डेंगू के पीक सीज़न में केसेस आना शुरू हो जाते हैं। एहतियात तो ज़ाहिर है कि हमने करनी है क्योंकि ये एक सोशल इशू है और इसका ताल्लुक बाकायदा सफाई सुथराई से है। सो हमने अपने घर के इर्द गिर्द जितना कूड़ कबाड़ है उसको ठिकाने पे लगाना है। बारिश का पानी जो है वो जमा नहीं होने देना। जो घर के अंदर ऐसी जगह हैं जहाँ पानी जमा हो जाता है वो मच्छरों की आमाजगाह बन जाता है, सो उसको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का कहना है कि अपने घरों के अंदर गैर ज़रूरी तौर पर पानी को जमा ना होने दें, घर के बाहर पानी को जमा ना होने दें और अगर पानी के बर्तन हैं तो उनको ढाँप करके रखें, क्योंकि अमूमन देखा ये जाता है कि जो डेंगू मच्छर है उसकी अफजाइश साफ पानी के अंदर होती है। अगर इन सारी की सारी एहतियाती तदाबीर को हम इख्तियार करेंगे तो ना सिर्फ ये कि डेंगू मच्छर से बल्कि बहुत शुक्रिया इरफान। गर्मियों के बावजूद सिंध में गैस बहरान हल ना हो सका। CNG सेक्टर को हफ्ते में 3 रोज गैस की बंदिश जारी है। आज से 72 घंटों के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा।
جی موسم گرما میں بھی جو ہے وہ گیس کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا ہے اور ایس ایس جی سی کے سسٹم میں گیس پریشر میں کمی کے باعث ایس ایس جی سی کے گیس لوڈ مینجمنٹ کے تحت کراچی سمیت سندھ بھر میں جو سی این جی اسٹیشنز ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. یہ تمام تر سی این جی اسٹیشنز آج صبح 8 بجے بند کیے گئے ہیں جو کہ 72 گھنٹوں کے لیے بند رہیں گے, یعنی کہ پیر کی صبح 8 بجے تک کراچی سمیت سندھ بھر کے جو سی این جی اسٹیشنز ہیں وہ بند رہیں گے اور سی این جی سیکٹر کو بالخصوص جو سی این جی اسٹیشنز ہیں ان کو گیس کی فراہمی ایس ایس جی سی کی جانب سے معطل رہے گی. جبکہ جو 72 گھنٹوں کی بندش ہے سی این جی کی, اس کے حوالے سے جو سی این جی اسٹیشن کے رہنما ہیں ان میں جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے, کیونکہ جو سی این جی اسٹیشن کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہفتہ وار جو 72 گھنٹوں کی بندش ہوتی ہے سی این جی کی 3 دن تک, یعنی کہ سی این جی اسٹیشن بند کر دیے جاتے ہیں, تو اس عمل سے ان کا کاروبار جو ہے وہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے اور مسلسل گیس کی بندش کی وجہ سے ان کو اب کاروبار کرنا اور اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ایس جی سی کی جانب سے جو کیپٹو پاور پلانٹ ہے یا جنرل انڈسٹریز ہے ان کو جو ہے اتوار کی صبح 8 بجے سے جو ہے کے لیے. بہت شکریہ وسیم افتخار. بلدیاتی انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا عمل شروع ہو گیا. لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں مزید ترامیم کا فیصلہ کر لیا گیا. مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے. بلدیاتی نمائندگان کو آرٹیکل 140A کے تحت مالی اور انتظامی اختیارات دیے جائیں گے. کے ایم سی کے پاس میگا پروجیکٹس واپس آنے کا امکان ہے. تبادلوں اور تقرریوں کا فارمولہ بلدیاتی اداروں کی مشاورت سے طے ہوگا. ترمیمی بل 10 مئی کو سندھ کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا. بلدیاتی انتخابات سے قبل ایم کیو ایم پاکستان نے عوامی رابطہ مہم پر غور شروع کر دیا ہے. حلقہ 240 کے ضمنی انتخابات کے لیے امیدوار کے نام کا اعلان رابطہ کمیٹی کی حتمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا. خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں قومی اسمبلی کے حلقہ 240 کے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواران کے ناموں پر مشاورت کی گئی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہونے والے معاہدوں پر اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بنائی جانے والی باہمی کمیٹی میں شامل اراکین نے رابطہ کمیٹی کو بریفنگ دی. شاہ فیصل کا سپیریئر کالج روڈ 1 ماہ سے گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے. سڑک پر فوجی فاؤنڈیشن اسپتال، سپیریئر کالج اور عیدگاہ بھی واقع ہے. سپیریئر کالج روڈ پر شاہ فیصل زون کا دفتر بھی قائم ہے. شہری کہتے ہیں کہ بگڑے سیوریج نظام کو درست کرنے پر کوئی توجہ نہیں. رمضان اور عید اس گندگی میں ہی گزر کر منائی گئی ہے. اس وقت ہمارے نمائندے رضوان احمد شاہ فیصل کالونی میں موجود ہیں. آئیے ان سے تفصیلات جانیں گے. رضوان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ کورنگی کے شاہ فیصل زون کی مصروف ترین سپیریئر روڈ سے جو ہے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. اور اس روڈ کی اگر بات کی جائے تو اس روڈ کی اہمیت یہ ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل اس روڈ سے منسلک ہے. نہ صرف ہاسپٹل بلکہ عیدگاہ اور عیدگاہ کے ساتھ ساتھ سپیریئر کالج جو ہے وہ بھی اسی روڈ پر قائم ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بلدیہ کورنگی کا جو شاہ فیصل زون ہے، شاہ فیصل زون کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی اس روڈ پر واقع ہے. لیکن اس روڈ کی جو صورتحال ہے میرے کیمرامین عمران احمد آپ کو دکھائیں گے کہ یہ 2 نمبر کا مقام ہے کالونی گیٹ شاہ فیصل، جو کہ پوری شاہ فیصل کالونی کی اہم ترین شاہراہ تصور کی جاتی ہے. شاہ فیصل کے مکین اس شاہراہ کو آمد و رفت کے لیے یومیہ بنیاد پر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن 1 ماہ سے زائد ہو گیا ہے اور یہاں کے جو رہائشی ہیں، مقامی افراد ہیں، یہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ سیوریج کا ناکارہ نظام جو ہے وہ درست نہیں کیا جا رہا ہے. صورتحال کچھ اس طریقے سے کہ ایک ٹریک مکمل طور پر سیوریج کے پانی سے بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ رمضان میں ان کی عبادات جو ہے وہ متاثر رہیں اس گندگی اور غلاظت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے موقع پر چونکہ بالکل میرے دائیں جانب جو ہے عیدگاہ، مرکزی عیدگاہ موجود ہے، تو اس عیدگاہ میں آمد و رفت کے لیے بھی اس گندے پانی کو جو ہے وہ شہریوں کو عبور کرنا پڑا. یہ بھی کہنا ہے لوگوں کا کہ جو اطراف کی آبادی ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ سیوریج کا نظام جو ہے وہ انتہائی ناگفتہ ہے، اور اس سلسلے میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو متعدد شکایات جو ہیں وہ درج کرائی جا چکی ہیں لیکن کسی قسم کا ازالہ نہیں ہو رہا. اور یہ مرکزی شاہراہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. اس کی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفد کی سعودی عرب سرکاری خرچ پر عمرہ ادائیگی کے خلاف درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا. عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بلال احمد سے. بلال، آگاہ کیجیے گا. جی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی سربراہی میں عمرے کی ادائیگی کے لیے حکومتی وفد کا سعودی عرب جانے کا یہ معاملہ ہے.
शहरी महमूद अख्तर नकवी हैं, जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त की समाअत की और उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा भी इस दरख्वास्त में जारी कर दिया गया है, जिसमें अदालत ने यह करार दिया है कि शहरी महमूद अख्तर नकवी मुतासरा शख्स नहीं है, लिहाजा उसकी जानिब से फरीक बनने और इस मामले को उठाने की हमायत नहीं की जा सकती और उनकी जो दलील है उसको काबिल समाअत करार नहीं दिया अदालत ने और कहा कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। अदालत ने साथ ही ये कहा कि जो दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था वो भी अदालत समझती है कि काबिल समाअत नहीं है। इससे कबल शहरी महमूद अख्तर नकवी ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सरबराही में एक हुकूमती वफ़द सऊदी अरब गया था, जहाँ पर उन्होंने उम्रे की अदायगी की। तो महमूद अख्तर नकवी का ये कहना था कि ये मालूम किया जाए कि ये उम्रे की अदायगी पर कितने अखराजात आए हैं, कहाँ से ये अखराजात लिए गए हैं, और साथ ही उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत की जानिब से इन अखराजात को बर्दाश्त किया गया है तो फिर हुक्म जारी किया जाए कि जो जो अफराद इस वफ़द में शामिल थे उन सब से रकूम ली जाएँ और कौमी ख़जाने को वापस जमा कराई जाएँ। और साथ ही ये भी कहा गया था कि जो वफ़द में शामिल अफराद हैं उनके असासों की भी तहकीकात की जाएँ और तमाम तर जो तफसीलात हैं वो अवामुन नास में शेयर की जाएँ। ताहम अदालत की जानिब से अब तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है और अदालत ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। पुर्तगाली बहरी जहाज़ की कराची बंदरगाह आमद है। जहाज़ पर मौजूद फिलिपाइनी और यूक्रेन के 8 रुकनी अमले को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए केपीटी इंतजामिया से दरख्वास्त की गई, जिस पर केपीटी मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर फाइजर बूस्टर डोज इनकी दरख्वास्त पर मुफ्त में फराहम की। आपको बता रहे हैं पुर्तगाली बहरी जहाज़ की कराची बंदरगाह आमद है। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, कराची बंदरगाह पर पुर्तगाल बहरी जहाज फैसला के कप्तान का केपीटी इंतजामी से रब्ता हुआ है, जिसमें जहाज पर मौजूद फिलिपाइन और यूक्रेन से ताल्लुक रखने वाले 8 क्रू अमले को कोरोना वैक्सीन लगाने की दरख्वास्त की गई थी। केपीटी हुकाम का कहना है कि केपीटी की मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर फाइजर बूस्टर डोज उनकी दरख्वास्त पर मुफ्त में फराहम की गई और साथ ही बहरी जहाज फैसला के क्रू को दस्तखत शुदा वैक्सीनेशन कार्ड भी मुहैया किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। आगे बढ़े, आपको बताएं रवा बरस के पहले 3 माह में पर्सनल अकाउंट्स डिपॉजिट्स में 190 अरब रुपए का इजाफा हो गया। जनवरी से मार्च के दौरान पर्सनल अकाउंट्स डिपॉजिट्स बढ़कर 2830 अरब रुपए पर पहुंच गए हैं। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा पहले डिपॉजिट्स कितने थे? जी, अगर देखा जाए स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के पहले 3 माह यानी जनवरी से मार्च में पर्सनल अकाउंट डिपॉजिट में 190 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि 2640 अरब रुपए से बढ़कर 2830 अरब रुपए पर पहुंच गए। और देखा जाए 3 महीने में बैंकिंग सिस्टम के जाती खातों में 190 अरब रुपए की भारी रकम जमा की गई है, जिसमें बताया गया कि जाती अकाउंट में डिपॉजिट बढ़ने की बुनियादी वजह शरह सूद की बुलंद शरह और नकद रकम निकलने पर टैक्स का खात्मा है और जाती खातों में डिपॉजिट में इजाफा गैर मामूली था। ये भी बताया क्योंकि दीगर इंफरादी खातों जैसे कि तनख्वाहदार और कारोबारी इदारों में डिपॉजिट में ज्यादा इजाफा नहीं देखा गया। सबसे बताया गया कि सबसे ज्यादा जो इजाफा जो रिकॉर्ड किया गया है जाती खातों में किया गया है, जिसकी बुनियादी वजह है कि जो जैसे कि नेशनल सेविंग के जो सर्टिफिकेट थे वो खत्म किए गए हैं, उसके साथ साथ जो भारी मालियत के जो प्राइस बॉन्ड थे उसको खत्म किए गए, जिसकी वजह से जाती अकाउंट में जो है डिपॉजिट में इजाफा देखा गया है। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा डिपॉजिट्स में इजाफे की वजह क्या बताई जा रही है? ये बुनियादी वजह तो बताई जा रही कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो भारी मालियत के 40,000, 7,500 और 25,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड को खत्म करने का जो ऐलान किया था, उसके बाद जो रकम बहुत सारे जो है वो बेसिकली जो रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड ही खरीदारी की, जिसकी वजह से जो आवाम ने ज्यादातर पैसे जो अपने जाती अकाउंट में मुंतकिल किए, जिसकी वजह से भारी मालियत के जो डिपॉजिट हुए, जिसमें 190 अरब रुपए का इजाफा देखा गया, जिसमें कहा गया कि जो प्राइस बॉन्ड की जो तब्दील कराने की जो तारीख है वो 30 जून 2022 है। उससे पहले जो कैश कराया जा रहा है वो कैश की रकम जो जाती अकाउंट में मुंतकिल की गई है। साथ ही जो कैश निकालने पे जो बैंकों पे जो विद होल्डिंग टैक्स था उसका खात्मा है। माहिरीन का कहना है कि इसकी बुनियादी वजह। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। शहर में सब्जी सस्ती ना हो सकी, मुनाफाखोरों की अजारादारी के बायस लीमू, टमाटर, प्याज और हरा मसाला
शहरियों की कुव्वत खरीद से दूर हो गया। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक लीमू की पैदावार में कमी का फ़ायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने कीमत में माहाना इजाफा कर दिया है और रिटेल में लीमू 800 रुपये फ़ी किलो से भी तजावुज़ कर गया है, जिसके सबब सब्ज़ी फरोशों ने लीमू की फ़रोख्त कम कर दी है। दूसरी जानिब टमाटर भी 120 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया है। टमाटर की सरकारी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो है, जबकि प्याज भी शहर भर में 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। हरे मसाले में हरा धनिया की फ़ी गड्डी 20 रुपये तक और तमाम इकसाम की मिर्चें 240 रुपये तक दस्तयाब हैं। जराइम की खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में लड़की के अगवा के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुलजमान को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों मुलजमान को 7 मई तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। मज़ीद तफसील जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, कराची के इलाके बोर्ड बेसन थाने की हुदूद से लड़की के मुबैना अगवा से मुतल्लिक आज मुकदमे की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई, जहां पर पुलिस ने 2 मुलजमान को अदालत में पेश कर दी है। दोनों मुलजमान आपस में सगे भाई हैं। मुलजमान में इरशाद और जमशेद शामिल हैं। अदालत ने मुलजमान को जो है 7 मई तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दी है। मुलजमान के वकील एडवोकेट लियाकत गबोल का कहना है कि मुगविया लड़की ने जो है मुलजम से शादी की है और ये पसंद की शादी की है। उन्होंने निकाहनामे के नकूल भी जो हैं वो अदालत में जमा करा दी हैं, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। जबकि इस लड़की के अगवा का जो मुकदमा है वो बोर्ड बेसन थाने में जो है वो दर्ज किया गया था, जबकि अदालत ने साथ ही साथ लड़की की उम्र के तयन के लिए भी जो है मेडिकल बोर्ड जोड़ने और आइंदा समाअत पर उस मुतालिक भी जो है पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। बहुत शुक्रिया मुमताज़ अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध ने पानी की चोरी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया। वाटर बोर्ड को अपने इंतजामी निज़ाम को भी बेहतर करने की हिदायत की है। कराची को 1000 MGD पानी की ज़रूरत है, मगर फ्राहमी 580 MGD होने का इंकशाफ हुआ है। 174 लाइन लाइसेंस के बायस शहरियों को सिर्फ 406 MGD पानी मिल रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वाटर बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि शहर में बिछाई हुई लाइन बहुत पुरानी है। पानी लाइन पुरानी होने के बायस पानी ज़ाया होता है। कुछ इलाकों में काफ़ी दिनों के बाद पानी मुहैया किया जाता है। वज़ीर आला सिंध ने नए माली साल 2022-23 में KWSB की स्कीम को पूरी फंडिंग देने का फैसला कर लिया। तजवीज़ दी कि पानी की लाइन बिछाने के लिए पुरानी वाटर सप्लाई पाइप्स तब्दील करनी होंगी। वाटर सप्लाई के सिस्टम को बेहतर करने के लिए 1.59 मिलियन रुपए की एक स्कीम जारी है। 406 MGD पानी की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए। 65 MGD वाटर सप्लाई स्कीम 9.1 बिलियन रुपए की स्कीम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने स्कीम पर काम तेज़ करने के अहकाम दे दिए। वज़ीर आला सिंध ने KWSB को हिदायत की कि पानी की तकसीम का तफसीली प्लान बनाए। शहर के हर इलाके को पानी मिलना चाहिए। इजलास में सूबाई वज़ीर सैयद गनी, नासिर शाह, चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर KMC, चेयरमैन PND, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बल्दियात, मुआवन खसूसी वकार मेहदी, नजम आलम, MD वाटर बोर्ड, साबिक MD वाटर बोर्ड भी शरीक थे। आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत में नैब का गवाह पेश ना हो सका। अदालत ने समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद तफसील जानेंगे, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, नैब का गवाह क्यों पेश ना हो सका? आपको बता रहे हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत में नैब का गवाह ही पेश ना हो सका। मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा, नैब का गवाह क्यों पेश ना हो सका? जी देखिए, आज एहतसाब अदालत कराची में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई, जहाँ पर सूबाई वज़ीर इत्तलात मेमन समेत दीगर मुलज़मान पेश हुए। रेफरेंस में नैब का गवाह जो है अदालत में आज पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत ने रेफरेंस की मज़ीद समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी है। जबकि दूसरा समाअत पर नैब के दीगर गवाहों ने बयान जो है अपने कलम बंद कर लिए थे। मुलज़मान के वकला की जानब से गवाह के बयान पर जो है मुकम्मल कर ली गई है। नैब का यह मौक़िफ़ है कि सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा है। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन के खिलाफ महकमा इत्तलात में 6.25 अरब की करप्शन का रेफरेंस है, जबकि
صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کرپشن ریفرنس میں سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے جو ہے وہ ضمانت حاصل کر رکھی ہے. جی بہت شکریہ ممتاز جمالی.